नमस्ते दोस्तों। आज आपके सामने हम ये हिस्ट्री से संबंधित क्लास है और आज हम लोग बौद्ध धर्म को देखेंगे। बौद्ध धर्म में अगला टॉपिक आएगा जैन धर्म का। जो भी टॉपिक आएगा उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और उसकी डिटेल में उस जो भी प्रश्न होगा उसकी डिटेल में अ, उसका आंसर देखेंगे कि यही ऑप्शन क्यों है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा वीडियो प्राप्त कराया गया उसका आप अधिक से अधिक लाभ ले सकें। तो चलिए तो अधिक देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म पहला टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। पहला प्रश्न है इसमें, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है। कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, लुम्बिनी में या वैशाली में? तो आपको बताना है यहाँ पे लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया बिहार में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि ऋषिपतनम या मृग दाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन दिया और कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिन्हें बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, मतलब पहला प्रवचन दिया था। उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, मतलब सारनाथ में दिया था। तीसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? पाटलिपुत्र, सारनाथ, गया, वैशाली? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सारनाथ में। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था या हुई थी? बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को या सिमंदर स्वामी को या पार्श्वनाथ को? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध स्थानों चार स्थानों का नीचे उल्लेख है। पहला यह दो स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड में अंकित है। आपको इनका सुमेलन करना है। मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन। जन्म कहाँ पे प्राप्त हुआ इनका? लुम्बिनी में। पहले का तीसरा होगा, पहले का तीसरा यहाँ ऑप्शन में देखिए, पहले का तीसरा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, पहले का तीसरा मतलब जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी इनकी? बोध गया में हुई थी। और प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था और निधन इनका कुशीनगर में हुआ था। इसकी डिटेल देखते हैं। जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रवचन सारनाथ में और निधन कुशीनगर में। छठा प्रश्न है, कौन सी बौद्ध संगीत बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? बौद्ध संगीतियां मतलब चार हुई थी, उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। चतुर्थ नहीं हुई थी, चतुर्थ क्योंकि कुंडलबन आपकी जम्मू कश्मीर में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगृह आधुनिक राजगीर के पास सप्तपर्णे गुफा में आयोजित की गई। और द्वितीय बौद्ध संगीति प्राचीन वैशाली नगर में आयोजित की गई। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में और तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के समय के संरक्षण में पाटलिपुत्र आधुनिक पटना। पहली राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र पटना में आयोजित हुई और चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलबन में हुई थी। एकमात्र चतुर्थ बौद्ध संगीत ही ऐसी संगीत है जो बिहार में आयोजित नहीं की गई। चौथी, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया? ऑप्शन नंबर ए राजगृह में।
कश्मीर में चौथी हुई थी, पाटलिपुत्र में तृतीय हुई थी और वैशाली में द्वितीय हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध परिषद बौद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह राजगीर की सप्तपर्णे गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इस समय बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और पाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उनमें सुत्त और विनय पिटक दो पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद और उपाले क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है महाकश्यप। इसकी प्रथम बौद्ध संगति आपकी राजगृह में हुई। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ हुई थी? आपको बताना है राजगृह में। पाटलिपुत्र में तृतीय हुई थी। चौथी आपकी जम्मू कश्मीर कुंडलवन में हुई थी। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई राजगीर या राजगृह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वैशाली में द्वितीय, पाटलिपुत्र में तृतीय और कुंडलवन चतुर्थ। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? मगध में। कनिष्क के शासनकाल में ऑप्शन नंबर ये कश्मीर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीत सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथ के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगति की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपूर्ण गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। पहली बौद्ध संगति जो राजगृह में हुई थी, राजगीर में हुई थी, उसके शासक रहे थे वहाँ पे तो अजातशत्रु रहे थे। और जब जम्मू कश्मीर में आपके कुंडलवन में हुई तो वहाँ पे कनिष्क रहे थे। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की और द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय में के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष पश्चात वैशाली में हुई। इसकी अध्यक्षता आचार्य सावक मीर सर्व कामिनी थे। द्वितीय बौद्ध संगति आपकी वैशाली में और उसके कालाशोक थे, है ना। अजातशत्रु पहले के थे और कालाशोक द्वितीय के थे और चतुर्थ के आपके कनिष्क थे। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? आपके किसने की थी? ऑप्शन में कनिष्क ने की थी। अजातशत्रु पहले के थे, कालाशोक द्वितीय वैशाली में हुई थी और अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। मतलब अजातशत्रु के समय प्रथम राजगीर में हुई थी और कालाशोक के समय वैशाली में हुई थी और तृतीय अशोक के समय में हुई थी और कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? आपकी मगध मतलब पटना में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। राजगृह में तो पहले हुई थी, राजगृह में पहले ही हुई थी। राजगृह में अजातशत्रु के समय में हुई थी। सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगल्य पुत्र तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ।
तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई? आपकी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कश्मीर में। परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कश्मीर में। बौद्ध का लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली और कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसन्नजित ने भी अपने परिवार के साथ बौद्ध की शिष्यता ग्रहण कर ली थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया, जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनारा कसाया या मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? आपकी बताना होगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बौद्ध की मृत्यु के बाद उसकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह। नंबर 2 सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध और उसके शिष्य प्रियों द्वारा किए गए उपदेशों का संग्रह। नंबर 3 अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत। चौथा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? अहिंसा पर जोर, जाति विहीन समाज, देवी देवताओं में मूर्ति की पूजा, स्तूप की पूजा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जबकि महायान संप्रदाय में बौद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम और षष्ठम, ये स्टार है इसमें। महात्मा बुद्ध स्थित वर्तमान बोध वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हैंसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। मतलब जिस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे 7वीं ईसा पूर्व में उसे क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर कई और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष इसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। कौन सी का? 5वीं पीढ़ी का, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इसे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पश्चिम सुंग और 1 बार पूर्व बर्मा और अंत कनिंघम द्वारा लगाया गया। अतः यह 6वीं सदी का वृक्ष है। बिहार सरकार ने पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया है।
तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। मतलब 5वीं पीढ़ी बताया और कहीं 6ठी पीढ़ी भी बताया गया, इसमें से बिहार कर अलग कर दिया। चीनी यात्री सुंग चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी। कब की थी? 515 से 520 ईस्वी तक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चीनी यात्री सुंग युंग 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म की प्रतियों के साथ चीन लौट गया। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। हर्ष ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, कुंडलवन, जम्मू कश्मीर। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान महायान नामक 2 स्पष्ट और स्वतंत्र संप्रदाय में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा इसकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बौद्ध तत्वों की पूजा भी प्रारंभ हुई। 21वां प्रश्न है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त का प्रयास किया था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ये आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः आलार कलाम एक रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्त का प्रयास किया। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों की प्रति उदासीनता, आत्मदहन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आत्मदहन इसमें एक जैसी नहीं है। तप, आत्म दमन और भोग की प्राप्ति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया। 23वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय का महान केंद्र क्या था? कौन था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म और तंत्र का। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म का। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बौद्ध गुप्त तथा गत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी बिहार में दान दिया। अगला दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा वीडियो प्राप्त कराया गया उसका आप अधिक से अधिक लाभ ले सकें। अगला टॉपिक हमारा जैन धर्म का रहेगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? आपको बताना है। कुंडग्राम में या पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। तो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। जैन धर्म, महावीर स्वामी का जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं।
महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी माता तरसला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदेवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की NCERT पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तक में अंकित की है, जिससे जन्म की स्थिति भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में है। NCERT के नवीनतम संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में प्रकाशित हो चुका है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था ऑप्शन नंबर ए जमाली। कौन से थे? जमाली। महात्मा जो भगवान हुए थे, भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जैन धर्म के प्रवर्तक महात्मा महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ये मनेर में, राजगीर में, पावापुरी में या जालन फोर्ट में। ऑप्शन नंबर सी पावापुरी हो जाएगा। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक या 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्माण या पावापुरी में है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। दिए गए प्रश्न में जैन धर्म के प्रवर्तक के स्थान पर जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक का उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में आदित्यनाथ या ऋषभदेव का नाम आता है। चौथा प्रश्न, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राजगीर, सांची या पावापुरी या समस्तीपुर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पावापुरी। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहाँ कहलाता है? सबसे 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उप पूर्व। ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व। 14 पूर्व या पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय स्वयंभूत विजय या भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। भद्रबाहु महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के वर्ष में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैन धर्म से। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए हैं: सटीक ज्ञान, साम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था, साम्यक दर्शन और सटीक क्रिया, साम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। 7वां प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे? आनंद, राहुलोभद्र या मक्ल गोल
गोसाल या उपाली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मखले गोसाल। मखले गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते उन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी। विभिन्न स्रोत नंदवत्स एक एवं किस संकिचित नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, जो मखलीपुत्र गोसाल से पूर्व भी कार्यरत थे, जिसका अभिप्राय है कि गोसाल से पूर्व भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इस संप्रदाय को लोकप्रियता गोसाल के द्वारा दिलाई गई, अतः इन्हें परंपरा अनुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया गया। 8वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष थे वसुमित्र, स्थिर मत या स्थूलभद्र या सुधर्मन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में जो प्रथम जैन संगीति बुलाई गई थी उसके स्थूलभद्र थे। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत सभा का आयोजन 4th शताब्दी ईसा पूर्व में था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ये दशरथ का, बृहदरथ का या खारवेल का या भूविष्क का, ऑप्शन नंबर सी खारवेल का हो जाएगा। कलिंग का चेदवंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उनका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है, जिनका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्णतः आध्यात्मिक ज्ञान या कैवल्य प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जंभिक ग्राम। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जंभिक ग्राम के समीप रुजपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे केवल या पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, फलतः केवलियन कहलाए। अगला टॉपिक हमारा शैव और भागवत धर्म रहेगा। भागवत पहला प्रश्न है इसका, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा गुप्त की। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मता अनुयायी थे तथा संभवतः उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। वैष्णव का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। नाथपंथियों सिद्धांत और योगिनियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? ये आप ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा उत्तर भारत में, दक्षिण में नहीं, दक्षिण भारत में नहीं, पूर्व भारत में नहीं, पश्चिम भारत में, मतलब उत्तर भारत में इन्होंने अपना धर्म को प्रचार प्रसार किया था। नाथपंथियों सिद्धांतों और योगियों ने भक्ति धर्म के उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इसके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्हें योगासन
और प्राणायाम, चिंतन, मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर का कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। अगला टॉपिक हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा क्या रही थी, वहां से देखते हैं। पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए अधिक उदयन माने जा सकते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र में एक किला बनवाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका विकल्प ए माना है, जो त्रुटिपूर्ण है। दूसरा प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? ये चंद्रगुप्त ने, अशोक ने या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या कनिष्क ने? ये भी ऑप्शन, इसमें भी स्टार है। किस शासक ने राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ऑप्शन नंबर अजातशत्रु ने। अजातशत्रु पाटलिपुत्र को बसाया, मतलब पटना को बसाया था अजातशत्रु ने। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उदयन ने। पाटलिपुत्र की राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। चयन अजातशत्रु ने किया था। चौथी बौद्ध संगति आपकी अशोक के समय, तृतीय बौद्ध संगति आपकी अशोक के समय में हुई थी पटना में। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र में क्या कहा जाता था? ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक से अधिक हो जाएंगे, जैसे अनर्थ, तक्षशिला या चोल अधिक। ई ऑप्शन है यहाँ पे एक उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था और तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था और अनर्थ प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक राज्य था। मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। सातवां प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में यहाँ पे प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। वह हर्यक वंश का शासक था। मगध का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? हर्यक वंश की स्थापना आपके बिंबिसार के द्वारा की गई थी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। वह हर्यक वंश से संबंधित था। 9वां प्रश्न है, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? आपको बताना है। राजगृह पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजगृह। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम राजगृह था। प्राचीन काल में महाजनपदों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे। अंततः मगध सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे महाजनपद और महाजनपद की राजधानी क्या थी आपको बताना है। तो मल्ल की राजधानी आपकी कुशीनारा थी और अंग की राजधानी आपकी चंपा थी और गांधार की राजधानी आपकी तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला थी। और वतस की राजधानी आपकी कौशाम्बी थी। इसकी डिटेल देखते हैं। महाजनपद और राजधानी। मल्ल की राजधानी कुशीनारा कुशीनगर, अंग की राजधानी चंपा, गांधार की राजधानी तक्षशिला, वतस की राजधानी कौशाम्बी। 11वां प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, लिच्छवी। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं बज्ज तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। बज्ज 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छिव सर्वाधिक शक्तिशाली थे। 12वां प्रश्न, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे, वैशाली। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजगृह, जिसे गिरिव्रज भी कहा जाता था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिससे राजगृह गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। 14वां प्रश्न है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी आपको इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएंगे। मतलब प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग, मतलब कई जगह रही थी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसी के पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न से कर दी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। पहला अंग मगध, काशी, कौशल, बज्ज, मल्ल, चेद, वत्स, कुर, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंत, गांधार एवं कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था। पूछा जाता है एकमात्र जो महाजनपद था दक्षिण भारत में कौन सा था, तो आपको बताना होगा अस्मक। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहां इन 16 महाजनपदों के नाम से कुछ भिन्नता पाई जाती है। प्रद्योत कहाँ का राजा था आपको बता। काशी का, कौशल का, मगध का, अवंतिका राजा था प्रद्योत। बौद्ध के समय अवंते राजा चंड प्रद्योत था। इसकी पुत्री वासवदत्ता से वत्स नरेश उदयन से विवाह किया, जिसके उल्लेख भास रचित स्वप्न भास दत्ता नामक नाटक में है। मुख्य रूप से आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंत था, जिसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंत की राजधानी उदयनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी आपकी महेशमती थी।
18वां प्रश्न है आपके सामने, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? या शीलभद्र, विजयसेन, जीवक या मनु? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीवक। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंत नरेश चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजा था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? यह आपका मौर्य वंश ने किया था। नंदवंश घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। मगध के वंश की स्थापना शेषनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के संयोग से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्कालिक पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। इसके उपरांत शुंग कुंड गुप्त आदि ने शासन किया। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे था? में से एक से अधिक। महामेघ वाहन वंश, चेद वंश या सातवाहन वंश या रथ भोजक वंश? ऑप्शन नंबर 1 से अधिक या हो जाएंगे। कलिंग के चेद राजवंश का संस्थापक महामेघ वंश नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघ वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है भाई? जैसे गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ में, और या हाथी गुम्फा लेख के साथ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाथी गुम्फा लेख के साथ में। कलिंग का चेद शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसकी एक बिना तिथि की अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक शासन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित जैसे गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, खारवेल के द्वारा। चेद वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजित किया। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख चेद वंश या महामेघ वाहन वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख से? खारवेल अभिलेख से। अंग जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए चंपा अंग जनपद की राजधानी रही थी। दक्षिणी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीघ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। अगला टॉपिक आपका यूनानी आक्रमण रहेगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यूनानी आक्रमण आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, घनानंद। महान शासक रहा था घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसने
यूनानी लेखकों में अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रदशाल उनका सेनापति था। अगला टॉपिक आपका मौर्य साम्राज्य रहेगा। पहला प्रश्न, सैंड्रोकोट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना की। सैंड्रोकोट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ऑप्शन नंबर ए विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एपियन या प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स या एंड्रोकोटस के रूप में, जबकि जस्टिन स्ट्रैबो और एरियन और सैंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया गया। प्लूटार्क जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया। दूसरा प्रश्न है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में की है। वह मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजधानी के रूप में एकबद्ध किया। तीसरा प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। किसको मार के बने थे ये? घनानंद को मार के चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, नंद वंश को हटा के। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका समय 321 से 184 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त राजवंश, वर्धन वंश के प्राचीन भारत पर शासन किया। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक ने नहीं, बिंदुसार ने, कुणाल ने भी नहीं। बी ऑप्शन है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत या दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन और तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है यहाँ, एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन और तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। पांचवा प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ, किसमें हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस ने से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त को महापद्म नंद, अन्य नाम नंद का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल या कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में जैसे कि धुंडे राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। छठा प्रश्न, मेगास्थनीज दूत था, किसका था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेल्यूकस का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी में भेजा गया।
यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6, 7। ऑप्शन नंबर 7 भागों में। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में, पुस्तक पूछी जाती है इंडिका पुस्तक किसकी? मेगास्थनीज की। इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार और व्यवसायी, योद्धा और निरीक्षक, और 7वां मंत्री और उपदेशक। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रचार प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उसे भिन्न पैसा अपना सकता था। वह 8वां प्रश्न, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडिका। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की पुस्तक की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्ट्रोनोमोई कहता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहला, चोल संगम झील, धर्म महामात्र की नियुक्ति, प्रयाग की सभा और सुदर्शन झील। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। 34-21 मतलब चोल संगम झील आपका राजेंद्र प्रथम ने बनवाई थी। और नंबर दूसरा, धर्म महासभा की नियुक्ति आपकी ऑप्शन नंबर अशोक के समय में नियुक्ति हुई थी। और प्रयाग की सभा आपकी ये हर्षवर्धन के समय हुई थी। सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनी थी। घटना स्थल और संबंधित व्यक्ति, जैसे चोल गंगम झील आपकी राजेंद्र प्रथम और धर्म महामात्र की नियुक्ति अशोक, प्रयाग की सभा हर्षवर्धन और सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कलिंग अभिलेख नहीं, अशोक का गिरनार अभिलेख नहीं, अशोक का सोपारा अभिलेख भी नहीं है। 150 ईस्वी के रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी। और बाद में अशोक के गवर्नर यव नराज तुषासप ने इस जलाशय के साथ नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनार्त सौराष्ट्र कहा गया। इसे पश्चिमी भारत चंद्रगुप्त मौर्य के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। 11वां प्रश्न है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक की बात कर रहे हैं। मास्की में मिलता है, रुद्रदामन, जूनागढ़ और हाथी गुम्फा। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख चेद राजा खारवेल की आत्मकथात्मक प्रस्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। हाथी गुम्फा अभिलेख से अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग विजय के बारे में पता चलता है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। ऑप्शन नंबर श्रीलंका इसमें शामिल नहीं था अशोक के शासनकाल में।
श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र या केरल पुत्र या एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। इन राज्यों में प्रत्यंत या समीपवर्ती राज्य कहा गया केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, भाबरू स्तंभ, मास्की नहीं। भाबरू या बैराट शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। प्रियदर्श लाजा मागधे और संख्य अभिवादे तुम आहा पावा अपावा धातम च। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। 14वां प्रश्न है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता। ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे यहाँ पे। अशोक का धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें अभिलेख के माध्यम से संदेश देता है। अपा सिंधवे बहुकायने दया दाने सचे सचिते माधवे साधवे च, अर्थात क्रम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति, अहिंसा और बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? चक्रवर्ती, प्रियदर्शनी या धर्मदेव या धर्म कीर्ति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रियदर्शनी। अशोक के अधिकांश शिलालेख में उसे देवना प्रिय दस, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर या देवानाम प्रियदर्शी अर्थात राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया। अशोक के शिलालेख आपके इनक्रिप्शंस में प्रयुक्त भाषा है। जो अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। संस्कृत नहीं, पाली नहीं, हिंदी नहीं, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उनके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहालेख। शिलालेख में 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा और कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़ और अर्रगुड़ी और सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा या ब्राह्मणी में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से आरमेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख से सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी और सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघमान नामक स्थान से अरामेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है। 17वां प्रश्न है, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? आपको बताना होगा। ब्राह्मणी लिपि, सामरी, संस्कृत, पाली। मतलब जब आपकी प्राकृत भाषा न देख रखी हो तो आप वहां पे ब्राह्मणी लिपि लगा सकते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं से बाईं
और लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे खरोष्टी, डी सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप 1835 ईस्वी और ग्रोटेफ्रेंड 1836 और लेसेन 1838 आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, खरोष्टी। अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी लिपि को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। इन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए कनिंघम और ए एच दानी। या ब्यूलर या जेम्स प्रिंसेप? ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? आपको बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयगिरि ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयगिरि नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर होगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको बताना है, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? आपको जालौक या अवंती वर्मा या नंदीवर्मन या बृहद्रथ? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बृहद्रथ। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इन तथ्यों में किसने विश्वास किया? ऑप्शन नंबर ए रोमिला थापर। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़ा रहा। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्र संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था और महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था और नालंदा बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में कराई गई थी। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। तो चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।